स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, राम मूर्ति समिति निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? ए, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, बी, आंदोलन की स्वतंत्रता का अधिकार, सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार या डी, शिक्षा का अधिकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, शिक्षा का अधिकार। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। शिक्षा के अधिकार पर पहला आधिकारिक दस्तावेज वर्ष 1990 में राम मूर्ति समिति की रिपोर्ट थी, अतः विकल्प डी सही है। वर्ष 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन से शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया। इसे अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शामिल किया गया, जिसने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया। इसने एक अनुवर्ती कानून शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का प्रावधान किया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह बीमा ग्राहकों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से बनाई गई एक नियामक संस्था है। 2. यह उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के तहत एक वैधानिक निकाय है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। IRDAI वर्ष 1999 में स्थापित बीमा ग्राहकों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से बनाई गई एक नियामक संस्था है, अतः कथन 1 सही है। यह IRDA अधिनियम 1999 के तहत एक वैधानिक निकाय है और वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में है, अतः कथन 2 सही नहीं है। यह बीमा संबंधित गतिविधियों की निगरानी करने हेतु बीमा उद्योग के विकास को नियंत्रित करता है। प्राधिकरण की शक्तियां एवं कार्य IRDAI अधिनियम 1999 और बीमा अधिनियम 1938 में निर्धारित है। अगला प्रश्न है, 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह 2 उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों, विदेश और रक्षा विभाग संभालने वाले मंत्रियों की भागीदारी का प्रतीक है। 2. भारत का 2+2 तंत्र केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के साथ है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। तो चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। 2+2 बैठकें दोनों देशों में से प्रत्येक के 2 उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों, विदेश एवं रक्षा विभागों के मंत्रियों की भागीदारी का संकेत देती है, जिनका उद्देश्य उनके बीच बातचीत के दायरे को बढ़ाना है, अतः कथन 1 सही है। इस तरह के तंत्र से साझेदार दोनों पक्षों के राजनीतिक कारकों को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे की रणनीतिक चिंताओं एवं संवेदनशीलताओं को अधिक प्रभावी ढंग से समझने और महत्व देने में सक्षम बनाया जा सकता है। इससे बदलते वैश्विक परिवेश में मजबूत, अधिक एकीकृत रणनीतिक संबंध बनाने में मदद मिलती है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम और रूस के मंत्रियों के साथ 2+2 बैठकें की हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, जिसमें एक तरफ प्रयुक्त शब्द और दूसरी तरफ से संबंधित है। 1. दारफूर नरसंहार, सूडान। 2. ऑपरेशन नॉर्दर्न शील्ड, इजराइल। 3. हूती विद्रोही, यमन। 4. हमास, वेस्ट बैंक। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है या सही सुमेलित है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1, 2 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दारफूर नरसंहार पश्चिमी सूडान में चल रहे संघर्ष के दौरान जातीय दारफूरी लोगों के नरसंहार से संबंधित है, अतः युग्म 1 सही सुमेलित है। ऑपरेशन नॉर्दर्न शील्ड दिसंबर 2018 में लेबनान के साथ देश की उत्तरी सीमा पर शुरू किया गया एक इजरायली सैन्य अभियान था, अतः युग्म 2 सही सुमेलित है। हूती विद्रोही, जिसे अंसार अल्लाह के नाम से भी जाना जाता है, यमन स्थित एक जैदी शिया मुस्लिमों का राजनीतिक और सैन्य आंदोलन है, अतः युग्म 3 सही सुमेलित है। हमास एक उग्र इस्लामिक फिलिस्तीनी राष्ट्रवादी आंदोलन है जो मुख्य रूप से गजा पट्टी और वेस्ट बैंक में संचालित होता है, अतः युग्म 4 सही सुमेलित है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है,
भारत श्रीलंका संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. श्रीलंका के वित्तपोषण और ऋण पुनर्गठन के लिए अपना समर्थन पत्र सौंपने वाला भारत पहला देश बन गया है। 2. श्रीलंका भारत की यूपीआई सेवा को अपनाने वाला विश्व का पहला देश है। 3. मित्रशक्ति और SLINEX दोनों देशों के बीच आयोजित किए जाने वाला 2 संयुक्त अभ्यास है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चले देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत श्रीलंका संबंध, ऋण पुनर्गठन में भूमिका। भारत ने श्रीलंका को उसके ऋण के पुनर्गठन में मदद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और लेनदारों के साथ सहयोग करने में अहम भूमिका अदा की है। इस प्रकार भारत श्रीलंका के वित्तपोषण और ऋण पुनर्गठन के लिए अपना समर्थन पत्र सौंपने वाला पहला देश बन गया है। अतः कथन 1 सही है। भारत की यूपीआई को अपनाना, श्रीलंका ने भारत की यूपीआई सेवा को अपनाया है। यह दोनों देशों के बीच फिनटेक कनेक्टिविटी को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यूपीआई को अपनाने वाले अन्य देशों में भूटान, ओमान आदि शामिल हैं। भूटान वर्ष 2021 में यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश था। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और भूटान के रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ने इस उद्देश्य के लिए साझेदारी की, जिससे भारतीय पर्यटकों को यूपीआई आधारित भुगतान करने में सुलभता प्राप्त हो सके। अतः कथन 2 सही नहीं है। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य, मित्र शक्ति और नौसेना अभ्यास SLINEX का आयोजन किया जाता है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संविधान में फेडरेशन शब्द को स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है। 2. भारतीय संघवाद एक साथ आने के बजाय एक साथ रहने के सिद्धांत पर आधारित है। 3. भारतीय संघीय व्यवस्था में एक मजबूत केंद्र की अवधारणा कनाडाई मॉडल पर आधारित है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चले देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय संविधान में कहीं भी फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अतः कथन 1 सही नहीं है। इसके बजाय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार राज्यों के महासंघ की तुलना में राज्यों के संघ वाक्यांश को 2 तत्वों को इंगित करने के आधार पर प्राथमिकता दी गई है। भारतीय संघ अमेरिका महासंघ की तरह राज्यों के बीच एक समझौते का परिणाम नहीं है और राज्यों का महासंघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय संघवाद एक साथ आने के बजाय एक साथ रहने के सिद्धांत पर आधारित है। अतः कथन 2 सही है। भारतीय संघीय व्यवस्था कैनेडियन मॉडल पर आधारित है, न कि अमेरिकी मॉडल पर। कैनेडियन मॉडल मूल रूप से अमेरिकी मॉडल से भिन्न है क्योंकि यह एक अत्यंत मजबूत केंद्र की स्थापना का समर्थन करता है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त 6 स्वतंत्रताएं केवल राज्य और उसके उपकरणों के विरुद्ध उपलब्ध हैं। 2. संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान का अधिकार वर्ष 1978 के 62वें संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया था। 3. राज्य किसी भी आधार पर अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त 6 अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D कोई भी नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि संविधान के अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों को राज्य अथवा उसके उपकरणों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है। अतः कथन 1 सही नहीं है। मूलतः अनुच्छेद 19 में 7 अधिकार शामिल थे। हालांकि संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान के अधिकार को वर्ष 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया था। अतः कथन 2 सही नहीं है। राज्य इन 6 अधिकारों पर केवल अनुच्छेद 19 में उल्लिखित आधार पर ही उचित प्रतिबंध लगा सकता है, किसी अन्य आधार पर नहीं। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, राजकोषीय घाटे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. निम्न राजकोषीय घाटे के कारण मुद्रास्फीति, मुद्रा का अवमूल्यन और कर्ज का बोझ बढ़ सकता है। 2. निरंतर निम्न राजकोषीय घाटे के कारण सरकारी ऋण में वृद्धि होती है, जिससे भावी पीढ़ियों पर ऋण अदायगी का दबाव बढ़ता है। 3. उच्च राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था में क्राउडिंग इफेक्ट प्रभावित होता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई भी नहीं।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, कोई भी नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उसके कुल राजस्व ऋण को छोड़कर के बीच का अंतर है। यह सरकार द्वारा अपने कार्यों के वित्त पोषण के लिए ऋण की सीमा का संकेतक है और इसे देश की जीडीपी के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। उच्च राजकोषीय घाटे के कारण मुद्रास्फीति, मुद्रा का अवमूल्यन और ऋण बोझ में वृद्धि हो सकता है, अतः कथन एक सही नहीं है। ऋण बोझ में वृद्धि। निरंतर उच्च राजकोषीय घाटे के कारण सरकारी ऋण में वृद्धि होती है, जिससे भावी पीढ़ियों पर ऋण अदायगी का दबाव बढ़ता है, अतः कथन दो सही नहीं है। निजी निवेश और क्राउडिंग आउट इफेक्ट। सरकार को राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए काफी उधार लेना पड़ सकता है, जिससे ब्याज दरों में वृद्धि हो सकती है और निजी क्षेत्र के लिए ऋण प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है, जिससे निजी निवेश में क्राउडिंग इफेक्ट। सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय बढ़ने से निजी क्षेत्र का व्यय कम हो जाता है अथवा पूरी तरह समाप्त हो सकता है, अतः कथन तीन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, छठी अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान करता है। दो, यह संविधान सभा द्वारा गठित बारदोलोई समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। तीन, यह जनजातियों को एक स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद और स्वायत्त जिला परिषदों एडीसी के माध्यम से विधायी और कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय आबादी के अधिकारों की रक्षा के लिए जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान करती है, अतः कथन एक सही नहीं है। यह संविधान सभा द्वारा गठित बारदोलोई समिति की रिपोर्ट पर आधारित था, अतः कथन दो सही है। यह जनजातियों को एक स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद और स्वायत्त जिला परिषदों एडीसी के माध्यम से विधायी और कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, अतः कथन तीन सही है। एडीसी केंद्र सरकार द्वारा राज्य विधानमंडल के भीतर स्वायत्तता के विभिन्न स्तरों वाले जिले हैं। अगला प्रश्न है, संसद सदस्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति की आयु राज्यसभा के संदर्भ में कम से कम 35 वर्ष और लोकसभा के संदर्भ में कम से कम 27 वर्ष होनी चाहिए। दो, किसी भी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना अनिवार्य है, यदि वह अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है। तीन, किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने और परिणाम स्वरूप एक अथवा एकाधिक वर्ष की कारावास की सजा मिलने की स्थिति में उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राज्यसभा के संदर्भ में उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा के लिए उसकी आयु न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए, अतः कथन एक सही नहीं है। किसी भी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना अनिवार्य है, यदि वह अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है। हालांकि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का सदस्य भी उन सीटों पर चुनाव लड़ सकता है जो उनके लिए आरक्षित नहीं है। ऐसा किसी भी अपराध जिसके परिणाम स्वरूप 2 अथवा अधिक वर्षों के कारावास की सजा का प्रावधान हो के लिए उसे दोषी नहीं ठहराया गया होना चाहिए, किंतु निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार किसी व्यक्ति को अयोग्यता नहीं माना जाता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 1. भारत के कृषि क्षेत्र में पिछले 6 वर्षों में 4.6% की औसत वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई है। 2. हालिया वर्षों में भारत की छवि कृषि उत्पादों के शुद्ध निर्यातक के रूप में उदित हुई है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।